चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अभी हमने देख रहे थे कि मनी क्या होती है, मनी के कार्य क्या होते हैं, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के कार्य क्या, मुद्रा के प्रकार क्या हैं। उसको देखने के बाद आज अभी हम देखते हैं खाते, कि बैंकों के खाते कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसको हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसको समझने के बाद जब हम अगला टॉपिक देखेंगे मनी सप्लाई, तो मुद्रा आपूर्ति में को समझने में आसानी होगी। तो पहले हम देखते हैं बैंकों के खाते, बैंकों के खाते के प्रकार। तो अभी इसको देख समझ लेते हैं पूरा ही। बैंक, सॉरी, बैंक खाते, खाते, खातों लिखेंगे, बैंक खातों के प्रकार, अकाउंट। ठीक है। तो एक तो होता है बचत खाता। मैं थोड़ा इसको और छोटा कर लेता हूँ। एक होता है बचत खाता, इसको सेविंग अकाउंट। ठीक है। एक होता है बचत खाता, दूसरा होता है चालू खाता। चालू खाता, करंट अकाउंट। ठीक है। और एक होता है सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता। इसको कहते हैं हम एफडी। सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं? एफडी, एफडी अकाउंट, एफडी करा दो, एफडी करा दो, एफडी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। एवं एवं एक और होता है इसी में, आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, आवर्ती रिकरिंग अकाउंट। इसको बोलते हैं आरडी, आरडी, आरडी खुलवा लो, आरडी। ये सामान्यतः पोस्ट बैंक, जो पोस्ट ऑफिस होती है, डाकघर होते हैं, डाकघर में वैसे सामान्यतः आरडी खुलती है। आरडी बैंकों में भी खुल सकती है, लेकिन सामान्यतः जब आप किसी अपने घर के किसी बड़े व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से पूछेंगे तो पहले आप देखते थे कि वो डाकघर में आरडी करवा देते थे। आरडी क्या होती है? वो आवर्ती जमा खाता होता है। तो अब आप इसमें देख पा रहे हैं, एक हो गया बचत खाता, दूसरा हो गया चालू खाता। ये तो यहां पर कितने खाते? तीन खाते। कितने यहां पर? तीन नहीं, खाते तीन है, चार खाते हैं। मैंने आपको एक ही कॉलम में दो लिख दिए हैं, ये खाते दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और साफ सुथरा सा करता हूँ। देखिए, बैंक खातों के प्रकार। तो एक खाता तो देखिए हो गया ये सेविंग अकाउंट, दूसरा हो गया करंट अकाउंट, तीसरा हो गया एफडी, चौथा हो गया आरडी। ठीक है। अब इसको कौन खोल सकता है? बचत खाते को कौन खोल सकता है? बचत खाते को पारिवारिक क्षेत्र खोलते हैं सामान्यतः। कौन खोलता है? पारिवारिक क्षेत्र। जैसे फैमिली मेंबर जो होते हैं, उनका बैंक में जो अकाउंट होता है, तो वो इसको कौन खोलता है? पारिवारिक क्षेत्र खोलते हैं। ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो फिर आपको बाद आगे दिक्कत नहीं होगी। तो इसको कौन खोलता है? पारिवारिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र के लोग खोलते हैं। और इसको कौन खोलता है? चालू खाते को? व्यावसायिक इकाइयाँ। लेकिन पारिवारिक क्षेत्र भी खोल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कौन खोलता है? व्यावसायिक इकाइयाँ।
जो बड़ी फर्म है, कंपनी है, उनका कौन सा खाता होता है? चालू खाता। अगर प्रश्न करें कौन खोल सकता है, कौन कौन खोल सकता है, तो इसको खोलेंगे पारिवारिक क्षेत्र, इसको खोलेंगी व्यावसायिक इकाइयाँ, और इसको कौन खोल सकते हैं? इसको सभी, कोई भी खोल सकता है, ऑल, इन दोनों को कोई भी खोल सकता है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसमें। इसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं, प्रतिबंध। इसमें प्रतिबंध क्या होगा? प्रतिबंध मतलब रजिस्ट्रिक्शन। इसमें प्रतिबंध होंगे, बचत खाते में प्रतिबंध होंगे, कुछ होंगे, कुछ प्रतिबंध होंगे ना, कुछ होंगे। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कितनी बार भी पैसा निकालो, कितनी बार भी जमा करो, कितना भी निकालो, कितना भी जमा जमा करो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। इसमें ये तो प्रतिबंधित ही होता है, ये कुछ होता है, ये बिल्कुल नहीं होता, और ये प्रतिबंधित ही होता है, ये प्रतिबंधित ही होता है। इसमें तो प्रतिबंधन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रतिबंधित ही होता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा और इसको डिटेल में, कि जैसे जो फिक्स डिपॉजिट होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें पैसा एक समय के लिए फिक्स कर लिया, जैसे मान लीजिए 10 साल, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, एक समय के लिए, निश्चित समय के लिए कोई व्यक्ति अपना पैसा बैंक में जाके जमा कर सकता है, और उस पर वो निश्चित रूप से जो ब्याज निर्धारित करते हैं उस पर वो ब्याज मिलता है। सामान्यतः इसमें ब्याज ज़्यादा मिलती है। आवर्ती जमा में क्या होता है, ये भी लगभग इसी के समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें जो पैसे जमा करते हैं मंथली कर सकते हैं, जैसे मंथली पैसे जमा कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में हमने अपना आरडी अकाउंट खोल लिया, और उसमें हम हर महीने जाके जो जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से वो पैसे जमा करते हैं, और उस पैसे पे सामान्यतः इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो इसमें तो मंथली है, आवर्ती इसलिए कहा गया है इसको आवर्ती, क्योंकि मंथली जमा करते हैं हम। मंथली कर सकते हैं, वीकली मंथली कर सकते हैं, छमाही कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः मंथली ही करते हैं। और ये फिक्स डिपॉजिट होता है, ये सामान्यतः एक अवधि के लिए होता है। ठीक है। प्रतिबंध इसमें प्रतिबंधित ही होता है। अब इस पर ब्याज का क्या कॉन्सेप्ट है? ब्याज कैसे मिलती है? इसमें ब्याज, तो इस पे ब्याज ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी? बचत खाते पे कम, बचत खाते पे कम ब्याज मिलती है, ब्याज मिलती है कम। इसमें चालू खाते में ब्याज जीरो, ब्याज मिलती ही नहीं है, जीरो। इस पर सामान्यतः अधिक, जो ये खाते होते हैं इसमें ब्याज सामान्यतः अधिक मिलती है। अधिक, सामान्यतः अधिक ब्याज मिलती है। ठीक है। तो इसमें हम 3 चीजें समझी कि कौन कौन तो खोल सकता है, और रजिस्ट्रेशन किस तरह के हैं, प्रतिबंध किस किस तरह के हैं। इसमें प्रतिबंध किस तरह का है, इसमें प्रतिबंध किस तरह का है, इसमें प्रतिबंध किस तरह का है। ठीक है। तो इसमें तो हमने प्रतिबंध देखा। दूसरा देखा कि इंटरेस्ट इसमें कम मिलती है, इसमें मिलती ही नहीं है, और इसमें सामान्यतः ज़्यादा मिलती है। ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ देख के। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। खाते के प्रकार हमने देखे, कि खाते के प्रकार में हमने देखा चालू खाता, वो बचत खाता, चालू खाता साहब। अब जैसे देखो इसमें ब्याज, अच्छा बैंक जो ब्याज देती है उस बैंक का निर्धारण कौन करता है? एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ये 2010 का क्वेश्चन है शायद। तो उस समय इसका आंसर था कि बैंक निर्धारित करती है, नहीं आरबीआई निर्धारित करती है। लेकिन क्या है कि 2011 तक आरबीआई करता था, लेकिन अब सारे बैंक अपनी अपनी ब्याज अलग अलग करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई बैंक ज़्यादा ब्याज दे रही है, कोई बैंक कम ब्याज दे रही है। किसी बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। तो ये 2011 से हुआ है। पहले 2011 से पहले कौन करता था? आरबीआई करती थी। सारी बैंक का ब्याज का निर्धारण कौन करती थी? आरबीआई। ये लिख देते, ये यहाँ पे क्या था, ये ब्याज पहले 2011 से पहले आरबीआई तक, 2011 तक आरबीआई। अब क्या है, अब सारे बैंक स्वयं अपने आप करते हैं। ठीक है। तो इसलिए सामान्यतः प्रत्येक बैंक में ब्याज दर अलग मिलती है। तो ये आपने देख लिया होगा। ठीक है। अब मैं इसमें जो ये मैंने आपको बताया समझाया, इसके लिए इसको क्यों बताया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ऊपर खिसका के
मैं समझाता हूँ इसको, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ RBI 2011 तक, ठीक है। 2000 के बाद RBI नहीं करती, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर करता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको इसमें से कुछ और। अब मैं इसको यहाँ साफ साफ अगर आप बना के लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। इसको मैं, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो जमाएं होंगी वो किस तरह की होंगी, मांग देताएं। मांग देताएं जिसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, प्लस इसमें साथ में होंगी समय देयताएं। ये टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट DD, और जिसको टाइम डिपॉजिट TD इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ होंगी डिमांड, मांग देता है, क्योंकि इसमें पैसा मांग देता है। और इसमें क्या होगा, इसमें टाइम डिपॉजिट मतलब समय देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट DD, और ये TD। तो आप देख सकते हैं जो इस तरह के खाते हैं इसमें टाइम डिपॉजिट होता है, और इस तरह के खाते में डिमांड डिपॉजिट ही होता है। इस तरह के खाते में, बचत खाते में, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों होता है। मांग देता मतलब जब भी बैंक में पैसा हम निकालने जाए तुरंत मिल जाए, वो मांग देता है। टाइम डिपॉजिट मतलब एक समय के लिए हमने फिक्स कर दिया है, वो पैसा उतने समय बाद ही वापस मिलेगा। मिलने को तो मिल सकता है, लेकिन जो उसकी कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी तब मिलेगा। तो पैसा, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक में जब पैसा जमा करने जाते हैं तो उसका आशय ये है कि जब भी हम निकालने जाएं, सेविंग अकाउंट जब हमने खोला है तो उसमें हम पैसा जमा करने जाएंगे, बैंक में जमा करने जाएंगे, हम कभी भी निकाल सकते हैं उसको। तो क्या है, वो मांग देता है, डिमांड डिपॉजिट है। और अभी हमने उस पैसे को हमने फिक्स कर दिया, फिक्स डिपॉजिट में कर दिया शाब्दिक जमा में, तो उस पैसे को हम एक समय के बाद निकाल सकते हैं, मर्जी से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हमने अगर उसको एक समय के लिए फिक्स किया है, अर्थात एक साल के लिए फिक्स किया, तो उसको पैसे को हम एक साल बाद ही निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसमें जो मैं बताना चाह रहा था, तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर करता हूँ, थोड़ा छोटा हो रहा है तो मैं इसको और छोटा ऐसे करके, मैंने इसको ऐसे छोटा कर दिया है। थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे ऊपर खिसका के ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आ जाएगा, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, डिमांड डिपॉजिट। देखिए एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, सिर्फ ये, ठीक है। अब टाइम डिपॉजिट में क्या आएगा, ये TD में ये और ये, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। बैंकों के पास ये हो जाएगी डिमांड डिपॉजिट, टोटल क्या हो जाएगी, बैंकों के पास मांग देता, बैंक के पास कितनी टोटल, बैंक के पास मांग देता दोनों खातों की, इसको बोलते हैं DD, ठीक है। TD, टोटल TD में क्या हो जाएगा कि बैंकों के पास शाब्दिक जमाएं, मैं आपको यहाँ पर, मैंने ये आपको खाते बताए, खाते बताने और समझाने का मेरा आशय डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट समझाने से था, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का हम संदर्भ जब हम मुद्रा आपूर्ति में या मुद्रा की जो अवधारणाएं पढ़ेंगे उसमें इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं।
ये इसको देख के समझ सकते हैं आप कि डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आएगा और टाइम डिपॉजिट में कौन कौन से खाते का पैसा आएगा, और टाइम डिपॉजिट में कौन कौन से खाते का पैसा आएगा। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपको पोस्ट ऑफिस बैंक के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि उसका भी थोड़ा बहुत संदर्भ आएगा। तो पोस्ट ऑफिस बैंक क्या होती है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पोस्ट ऑफिस बैंक, पोस्ट ऑफिस, सारे पोस्ट ऑफिस में बैंक नहीं होता है, कुछ पोस्ट ऑफिस बैंक की सुविधाएं देते हैं, या डाकघर बैंक, डाकघर बैंक। सारे जो डाकघर होते हैं वो बैंक का कार्य नहीं करते, लेकिन कुछ सारे डाकघर बैंक का कार्य नहीं करते हैं, कुछ डाकघर ही बैंक का काम करते हैं। ठीक है, तो सारे डाकघर नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रहे आप। तो अब इसका जो डाकघर बैंक है उसका उद्देश्य क्या है, जो जैसे नॉर्मल बैंक है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जो बैंक होती है जैसे उसका नॉर्मल बैंक, और इससे थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेंगे, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, बैंक का उद्देश्य क्या होता है, बैंक का उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या होता है, लाभ कमाना, लाभ। और इसका उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन। ये बैंक खोली गई है, इसका उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय नहीं, बैंकिंग इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका उद्देश्य, डाकघर बैंक का उद्देश्य बैंकिंग की तरह लाभ कमाना नहीं है। ठीक है, इसमें हम खाते कौन कौन से खोल सकते हैं, अभी हमने खाते देखे। एक तो खुल रहा था इसमें सेविंग अकाउंट, दूसरा था करंट अकाउंट, एक था इसमें एफडी, और एक थी आरडी। अभी हमने चारों अकाउंट के बारे में अभी डिटेल में समझा था क्या होते हैं। तो इसमें भी ये चारों खाते होंगे, तो बैंक में हम ये चारों खाते खोल सकते हैं। लेकिन जो ये चालू खाता होता है, बचत, ये तो बचत हो गया, बचत खाता, और ये होता है चालू खाता, और एक ये होता है एफडी सावधि, और ये आवर्ती। तो बैंक में डाकघर में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ चालू खाता नहीं खुलता, बैंक चारों खोल सकती है, बैंक ये चारों खाते खोल सकते हैं। सेविंग अकाउंट भी खुलेगा बैंक में, करंट अकाउंट भी खुलेगा, एफडी भी खुल सकती है, और आरडी भी खुल सकती है। लेकिन डाकघर में ये वाला खाता नहीं खुलेगा। जब भी आप कोई नोट्स बनाए ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें लेंगे, उसको काट, जैसे मैंने यहाँ पर लेके काटा है, तो उसको एक बार देख के समझ में आ रहा है कि बस 4-3 खाते खोल सकते हैं, ये नहीं खोल सकता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। उद्देश्य हो गया, खाते हो गए। अच्छा, मूल्य वृद्धि सेवाएं इसमें होती हैं, वैल्यू एडिड सर्विस, मूल्य वृद्धि सेवाएं, इसमें सीमित, कुछ हैं सीमित होती हैं, लेकिन इसमें तो बैंक में तो बहुत सारी होती हैं, और इसमें सीमित होती हैं। जैसे आजकल तो खैर डाकघर की जो बैंक है वो भी एटीएम देने लगे हैं, चेक बुक भी देने लगे हैं, लेकिन होती हैं, लेकिन बैंक खाते के सापेक्ष कम होती हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि ये बैंक में मूल्यवर्धित सेवाएं देते तो हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज, लेकिन उतनी नहीं देते जितनी बैंक देता है, तो बैंक के सापेक्ष कम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सीमित, सीमित होती हैं, लिमिटेड, सीमित। ठीक है, इसमें सीमित होती हैं। ठीक, अच्छा अब आते हैं अगला, स्वामित्व। स्वामित्व किसके पास होता है, इसको मैं ऊपर खिसका देता हूँ। ठीक है, ये हम इसको पढ़ रहे हैं, अगला ही ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हम। स्वामित्व, ये हम डाकघर बैंक देख रहे हैं, और ये नॉर्मल, ये सिंपल बैंक, हम दोनों में अंतर करते हुए चल रहे हैं। तो इसका स्वामित्व किसके पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका, इसका स्वामित्व किसके पास होता है, देखिए कोई बैंक का एक तरह से कंपनी है,
तो उसके जो कर्मचारी होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, ध्यान रखना। एसबीआई है, पीएनबी, जितनी भी बैंक हैं, वो क्या है, वो गैर विभागीय उपक्रम है। ये क्या है, ये विभागीय उपक्रम है ना। डाकघर है, रेलवे है, जैसे भारत में जैसे आईएएस की परीक्षा होती है तो उसमें एक पोस्ट होती है इंडियन पोस्टल सर्विस, तो वो कौन होता है, वो यूपीएससी के थ्रू आता है। इसके जो कर्मचारी होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। लोगों को भ्रम होता है कि बैंक के कर्मचारी सरकारी होते हैं, किसी बैंक का कर्मचारी सरकारी नहीं होता। उस कंपनी, अगर उस कंपनी के शेयर हैं वो ठीक है, 100% शेयर हो सकते हैं भारत सरकार के पास उसके, लेकिन उसके कर्मचारी भारत सरकार के कर्मचारी नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्वामित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। और ये गैर विभागीय होता है, ये विभागीय उपक्रम होता है ना, विभागीय। ये गैर विभागीय होता है। ये क्या है, बैंक क्या हो सकती है, एक तरह से कंपनी होती है ना, कोई कंपनी है। मान मान सकते हैं कि इसके स्वामित्व 100% शेयर इसके 100% शेयर इसके भारत सरकार के पास हो सकते हैं, मानते हैं हम। इसके 100% शेयर किसके पास हो सकते हैं, भारत सरकार के पास। इसके 100% शेयर ऐसे लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो सकते हैं, लेकिन इसके जो कर्मचारी हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, ये विभागीय उपक्रम है, और ये क्या है, ये गैर विभागीय है बैंक, ठीक है। स्वामित्व की बात हो गई। अब आते हैं जमा। जो हम पैसा अगर हम इसमें जमा करते हैं डाकघर बैंक में, तो ये बैंक में जमा करते हैं तो क्या होता है, बैंक में अगर मान लीजिए हमने पैसा जमा किया, इसको मान लीजिए यहाँ से मिटाता हूँ। बैंक में अगर हमने पैसा जमा किया तो बैंक जो पैसा आया जमा करने के बाद उसका क्या करती है, मान लीजिए मैं कोई गया बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो इस पैसे से क्या करती है, ऋण दे देती है। ऋण देगी तो लाभ कमाती है, ऋण देती है तभी तो लाभ कमाती है बैंक। जब ऋण देती है तो उस पर ब्याज मिलती है, ब्याज से लाभ कमाती है, ठीक है। तो ऋण से क्या मिलता है, उसको पैसा मिलता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमने डाकघर में जाके पैसे जमा किए, ठीक है, तो डाकघर जो पैसा है उसका ऋण क्या देता है, डाकघर ऋण नहीं देता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। डाकघर में अगर हमने पैसा जमा किया है तो डाकघर उस पैसे को जनता को ऋण के रूप में, जनता को या वित्तीय संस्थानों को या किसी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं देता, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर ऋण नहीं दिया तो ये पैसा क्या हुआ, ये भारत सरकार के पास क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऋण हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये क्या हो गया, ये उधार हो गया जनता का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उधार हो गया, ठीक है। ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर उधार हो गया, ठीक। अब जब पैसा उधार हो गया तो इस पैसे का क्या होता है, इस भरेगा गवर्नमेंट ही यूज करती है, भारत सरकार ही यूज करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस पैसे का इस्तेमाल करती है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि डाकघर बैंक में जो जनता का पैसा जमा किया जाता है वो पैसा भारत सरकार के पास रहता है और भारत सरकार उस पैसे का अपने अपने लिए इस्तेमाल करती है, अतः वह पैसा जनता का भारत सरकार पर उधार हो जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको डाकघर बैंक और जनरल बैंक में अंतर समझ में आ गया होगा कि डाकघर बैंक जो होती है उसका क्या मतलब होता है। तो डाकघर बैंक में दो चीज़ याद रखें कि इसका उद्देश्य एक तो वित्तीय समावेशन है, एक ये पॉइंट याद रखें। दूसरा, इसमें खाते खुल सकते हैं सारे, लेकिन इसमें चालू खाता नहीं खुलता, दूसरा चीज़ याद रखें। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो हम पैसा जमा करते हैं उससे ऋण के रूप में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता या नहीं कराया जाता। तो फिर क्या होता है, उस पैसे का कुछ नहीं होता, वो पैसा भारत सरकार के पास ही रहता है, ठीक है।
भारत सरकार उसको अपने खर्चे में इस्तेमाल करती है। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया, आपको ये खाते के बारे में बताया, खाता क्या होता है, खाते के बैंक के प्रकार बताए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से खाते के पैसे जमा होते हैं, और टाइम डिपॉजिट में कौन कौन से खाते के पैसे जमा होते हैं। तो सिंपल, डिमांड डिपॉजिट में आपको बचत खाता और चालू खाता दोनों का आएगा, और टाइम डिपॉजिट में बचत खाता और सावधि जमा खाता और आवर्ती खाते का पैसा आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको डाकघर बैंक क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, और उसका कंपैरिजन बैंक से करके दिखाया कि बैंक और डाकघर बैंक में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी का सब टॉपिक है मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई क्या होता है। ठीक है, लेकिन मनी सप्लाई में एक पॉइंट आता है बार बार, स्टॉक पॉइंट और फ्लो पॉइंट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये बार बार आएगा तो इसको समझने में आपको बाद में आसानी हो सकती है। स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मैं आपको यही बता देता हूँ ये क्या होता है। स्टॉक STOC और फ्लो। स्टॉक और फ्लो क्या होता है दोनों बता देता हूँ। जब इसको एक समय बिंदु पर नापा जाता है, समय बिंदु, टाइम पॉइंट, इसको समय बिंदु पर मापा जाता है। ठीक है, और इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट को और इसको समय अवधि पे, समयावधि। अब इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। मैं यहां पर आपको दो चीजें लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं मैं ज्ञान, दूसरा लिख रहा हूं अधिगमन। हाँ, अधिगमन, ठीक है, लर्निंग, नॉलेज और लर्निंग। तो अधिगमन वर्सेस ज्ञान, नॉलेज और लर्निंग, लर्निंग और नॉलेज। अब मुझे बताइए कि इसमें से क्या तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है और क्या फ्लो कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता चुका हूं, इसको समय बिंदु पर नापते हैं, इसको समय अवधि पर नापते हैं। तो और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसका, एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं एक और लिख देता हूं यहां पर, उधार वर्सेस ऋण। अब मुझे बताइए कि दोनों एग्जांपल दिए मैंने, एक एग्जांपल एक ये, दूसरा ये। अब मुझे बताइए कि इसमें से क्या तो स्टॉक कॉन्सेप्ट पे आएगा और क्या फ्लो कॉन्सेप्ट पे आएगा। देखिए सिंपल है कि जब कोई चीज मैं समय बिंदु पे देखूंगा, मतलब अभी देखूंगा, जैसे मुझे कितना ज्ञान है, मतलब अभी अगर मैं बात कर रहा हूं इसी पॉइंट पर, तो किस में आएगा, वो स्टॉक पे आएगा। अधिगमन किस पे आएगा, फ्लो पे आएगा। कि एक समय अवधि के बाद मैंने कितना सीखा, जैसे मान लीजिए मैं एक साल के अंदर क्लास 6 से 7th में पहुंच गया, तो वो एक समय अवधि है कि मैंने एक टाइम पीरियड गुजारा, इसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने कितना सीखा। जैसे मान लीजिए हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के बाद लिखा होता है कि कितना सीखा, तो उस चैप्टर को हमने एक समय अवधि में पढ़ा, पढ़ने के बाद जो हमने सीखा तो वो क्या है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर नॉलेज है, जैसे नॉलेज क्या है, नॉलेज तो मान लीजिए मैं पूरा चैप्टर में पढ़ूंगा, तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ूंगा तब वो उससे मैं कुछ सीखूंगा, लेकिन मैं एक शब्द पढ़ के भी तो कोई नॉलेज गेन कर सकता हूँ, कोई एक फैक्ट पढ़ के भी। तो मैं तत्काल एक समय बिंदु पर कोई चीज़ अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो वो क्या है, वो आएगा आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट में, समय बिंदु पर। और ये किस में आएगा, अवधि में आएगा, ये समय अवधि में आएगा। इसी तरह से उधार, मैंने उधार लिया, मान लीजिए उधार मान लीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो किस पर आएगा, फ्लो पे।
क्योंकि इसमें समयावधि आ रही है ना, और ऋण समय बिंदु पर आएगा कि मेरे पास कितना ऋण है, इसको तिथि के संदर्भ में नापा जाता है, डेट, तिथि। देखा ना आपने, अगर कोई डेटा देखो गवर्नमेंट का तो उसमें लिखा होगा ऋण के संदर्भ में डेट लिखी होगी, तिथि, और उधार के संदर्भ में समयावधि लिखी होगी, इसमें समयावधि होगी। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हम इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो हम मनी जब सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम समय बिंदु पर जनता द्वारा धारित मुद्रा या जनता द्वारा धारित करेंसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं। तो उसमें समय बिंदु और समयावधि, स्टॉक पॉइंट पर जब नापेंगे तो समय बिंदु है, ठीक है, और जब हम फ्लो कॉन्सेप्ट पर नापेंगे तो समयावधि है। इसका एग्जांपल ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय फ्लो कॉन्सेप्ट है, और मुद्रा क्या है, ये स्टॉक पॉइंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, क्योंकि समयावधि में नापते हैं ना, राष्ट्रीय आय। इसको एग्जांपल हो सकता है मुद्रा। इसका एग्जांपल अभी हमने देखा, ये क्या था, ज्ञान। इसका एग्जांपल था लर्निंग, अधिगमन। इसका एग्जाम्पल था उधार, और इसका एग्जाम्पल था ऋण, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो मनी सप्लाई को समझने के लिए आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। इसमें मैंने आपको ये सब बताया, ठीक है, बैंक खातों के प्रकार, उसके बाद स्टॉक कॉन्सेप्ट ये सब बता दिया। उसके बाद मैंने ये बताया आपको पोस्ट ऑफिस बैंक क्या होती है, डाकघर बैंक क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसके बाद में कंपैरिजन करके भी देख लिया हमने बैंक से। तो अब देखिए हम तैयार हैं मनी सप्लाई को समझने के लिए। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मुद्रा आपूर्ति, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, इसको हम मनी सप्लाई थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म कर देंगे मनी सप्लाई। तो नेक्स्ट क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी में हम M1, M2, M3 और M4 जो मुद्राओं की अवधारणा है उसको समझेंगे, और इसी के साथ हम देखेंगे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के बाद देखेंगे रिजर्व मनी। इसमें हम क्या क्या देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये सब देखने के बाद मुझे मुद्रा आपूर्ति, ये मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा है, मुद्रा आपूर्ति देखेंगे, समझ फिर मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा है, अवधारणाएं देखेंगे। मुद्रा आपूर्ति मतलब MS मनी सप्लाई। उसके बाद देखेंगे हम M0, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, M0 रिजर्व मनी। इसके बाद ये देखेंगे, इसी में ये समझेंगे मुद्रा आपूर्ति क्या होती है। उसके बाद ये समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट सारे। उसके बाद देखेंगे हम ये रिजर्व मनी, रिजर्व मनी देखेंगे क्या होती है। इसके बाद फिर हम देखेंगे M0 क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मतलब M0 के बाद मनी मल्टीप्लायर मतलब M, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर MO, ठीक है। फिर देखेंगे साख सर्जन क्या होता है, साख सर्जन कैसे होती है वो भी हम समझ लेंगे इसमें, साख सर्जन कैसे होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के बाद फिर हम देखेंगे भारत में नोट कैसे छपता है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप इससे पिछले वाला देखिए, और अगर आप ये देख लिया तो आप अगले वाला देखने के लिए तैयार रहिए। चलिए आप पढ़ते रहिए और राष्ट्रीय के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए आपसे फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।